हेलो गाइज, वेलकम बैक गाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट फार्मूला। जितना भी हमने आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ा है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है गेट और आईएएस और एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने एक्सट्रैक्ट करके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लाया है। तो आप ध्यान से देखते रहना, सारे फार्मूले में आपको समझा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से। सो गाइज, अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए, पढ़ाया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फार्मूला वाइड रेशियो का। ठीक है, वाइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, उसके बाद पोरोसिटी एन से डिनोट करते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। टोटल वॉल्यूम का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये टोटल वॉल्यूम है मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। उसके बाद ये जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट है, ये है तो सारा इंपॉर्टेंट, और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस अक्सर आए हुए हैं। ठीक है, वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में जो फार्मूला है E इक्वलन टू n डिवाइड बाई 1 माइनस n और नीटा इक्वलन टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E। आप देख लेना ES के प्रीवियस ईयर उठा के, उसमें ना बहुत इजी क्वेश्चन आया है इन्हीं फार्मूला के बेस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन है पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बीच में 1 माइनस पोरोसिटी इक्वलन टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो, और 1 प्लस वाइड रेशियो इक्वलन टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। उसके बाद वाटर कंटेंट की बात करेंगे। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है वेट ऑफ वाइड रेशियो, ये हुआ m मास ऑफ सॉइल इन वेट स्टेट माइनस md ड्राई मास। मीन्स जब इसको हमने ओवन ड्राई किया, जैसे भी ड्राई किया पानी सारा इवापोरेट हो गया, तो जो भी हमें यहाँ पे m माइनस एम डी आएगा वो वेट ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई ड्राई मास करेंगे इंटू 100 करेंगे, हमें वाटर कंटेंट आएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है। हमारे सॉइल में वाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और सॉलिड भी प्रेजेंट होता है, और वाइड्स में या एयर होगा या वाटर होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इंटू 100। उसके बाद बात करेंगे एयर कंटेंट की, AC। एयर कंटेंट क्या होता है, सॉइल वाइड्स में या तो एयर प्रेजेंट होगा या तो वाटर प्रेजेंट होगा। अब एयर कंटेंट की बात है तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। NA होता है परसेंटेज एयर कंटेंट, ये होता है एयर कंटेंट जो अभी पढ़ा इनटू पोरोसिटी। परसेंटेज एयर कंटेंट इसको इस फॉर्म में लिख लो, AC इंटू यही होता है पोरोसिटी। और परसेंटेज एयर कंटेंट का दूसरा फॉर्मूला ये है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें एयर कंटेंट नहीं पता है और यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है, तो इस फॉर्मूले की वजह से हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूले हम चेंज करते रहेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये इक्वलन टू 1 के बराबर होता है। कभी क्वेश्चन में क्या हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया होता है, एयर कंटेंट निकालने को बोलता है या हमें पोरोसिटी निकालने को बोलता है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इन फार्मूलों को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल को गामा से डिनोट करते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल बराबर होता है G प्लस SE। G होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, प्लस S होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E हुआ वाइड रेशियो इनटू गामा W हुआ यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो। तो ये जनरल इक्वेशन है। अगर हम बात करेंगे ड्राई सॉइल की, जिसके लिए पोरोसिटी, जिसके लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन S का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे गामा D लिखेंगे। तो गामा D क्या होगा, G इंटू गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस E। आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आगे ही बता लेता हूँ। तो आगे यहाँ पे अब बात आ रही है गामा सेट की। ठीक है, तो गामा सेट क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सॉरी सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सैचुरेटेड यूनिट वेट का मतलब हुआ जब S का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो G प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। पीछे जो फार्मूला दिखाया उसमें S की जगह 1 रखेंगे तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। उसके बाद गामा सबमर्जिड है, सबमर्जिड यूनिट वेट ऑफ वाटर, जब सॉइल पूरी की पूरी सैचुरेटेड होगी। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड लेवल है। अगर वाटर लेवल यहाँ होगा तो सॉइल पूरी सबमर्जिड होगी, तो उस टाइम सॉइल का यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट सबमर्जिड यूनिट वेट को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये होता है G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। उसके बाद गामा ड्राई यूनिट वेट जब हम निकालते हैं फील्ड में कोर कटर मेथड से, वो होता है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट W। ठीक है,
साइड पे हम इस वाटर कंटेंट को कैसे निकालते हैं, एक मीटर होता है वाटर कंटेंट मीटर, उससे निकालते हैं, ठीक है। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम। और ड्राई यूनिट वेट का दूसरा फॉर्मूला है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1+E। कहाँ से निकाला, पीछे जो मैंने बताया उस फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है। अब गामा सबमर्जिड का फॉर्मूला है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, ठीक है, ये भी याद रखना। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और एक गामा ड्राई यूनिट वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है 1 - Na क्या होता है, परसेंटेज एयर कंटेंट इंटू जी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई 1+WG। WG क्या होता है, देखो एक जनरल इक्वेशन है SE = WG, ठीक है। तो यहाँ पे WG की जगह में हम SE भी पुट कर सकते हैं। अगर हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाइड रेशियो दिया है तो हम ये पुट कर सकते हैं, यहाँ सैचुरेशन के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और NaC क्या हुआ, AC × N, ठीक है, या परसेंटेज एयर कंटेंट इसको बोलते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100 भी हो सकता है। अब बात करेंगे श्रिंकेज लिमिट की। श्रिंकेज लिमिट WS से डिनोट करते हैं। आपको मैंने क्या पढ़ाया था, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लास्टिक चार्ट, उस प्लास्टिक चार्ट में सारा कुछ बताया था। चलो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, आपको लिए समझा देता हूँ। ये प्लास्टिक चार्ट होता है, यहाँ से हम वाइड रेशियो वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं और वाई डायरेक्शन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चेंज। तो श्रिंकेज रेशियो ये सारा यहाँ से वाटर कंटेंट होता है। तो श्रिंकेज रेशियो भी वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक श्रिंकेज लिमिट भी वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक लिमिट भी वाटर कंटेंट है और लिक्विड लिमिट भी, ये सारे वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, वाटर कंटेंट जहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। देखो इनिशियली वाटर कंटेंट यहाँ पे 0 है, फिर वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखो यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक पॉइंट के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, WS। क्या हुआ, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्रीज होगा। तो श्रिंकेज लिमिट इज ए पॉइंट or we can say water content above which increase in water will increase volume of soil, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये होता है 1/R - 1/G। G हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी, R हुआ क्या, श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो बराबर होता है GD हुआ ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो 1/GD - 1/G के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब R की बात करेंगे, यहाँ पे R होता है गामा D डिवाइड बाई गामा W। आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूनिट वेट ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे GD की बात हो रही है क्योंकि R बराबर होता है GD होता है गामा D डिवाइड बाई गामा W। अब श्रिंकेज इंडेक्स की बात आ रही है, जैसे प्लास्टिक इंडेक्स होता है उस तरह श्रिंकेज इंडेक्स की बात आ रही है। ये होता है डिफरेंस ऑफ प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे है नेक्स्ट फॉर्मूला IC का। IC हुआ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। जैसे प्लास्टिक इंडेक्स होता है, श्रिंकेज इंडेक्स होता है, वैसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स ये भी रेशियो होता है। देखो ये डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट। कौन सा वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कोई भी वाटर कंटेंट, ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट इसको बोलते हैं, डिवाइड बाई IP क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। IL की बात करेंगे, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइड बाई IP। अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में याद रखने का, ठीक है। तो IL में हमेशा याद रखना लिक्विड लिमिट नहीं होता है, WL नहीं होता है। देखो IC में WL है, यहाँ IL में WL नहीं होता है, ठीक है। तो IL में WL नहीं होगा तो W - WP होगा, ये याद रखना, डिवाइड में दोनों के IP होता है। अब ये प्लास्टिक चार्ट मैंने अभी आपको समझाया, सॉलिड स्टेट होता है जहाँ पे WS है हमारा श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहले सॉलिड स्टेट होता है, फिर सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। वाटर कंटेंट के साथ साथ सॉइल अपना बिहेवियर चेंज करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो वॉल्यूम चेंज टिल WS तक वॉल्यूम चेंज नहीं होता। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है। WA के बाद जब वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, मीन्स अगर वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन WS तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा सॉइल का, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ सॉइल का। एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या होती है, अब डेफिनेशन बताऊंगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को अंदर रिटेन करने की
कैपेसिटी सॉइल की, उसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ सॉइल। जैसे हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल में एक मिनरल होता है जिसका नाम मोंट मोरेलोनाइट है। वो मोंट मोरेलोनाइट ऐसा मिनरल है जो वाटर को अंदर ट्रैप करके रखता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्टिविटी रेशियो ऑफ IP प्लास्टिक इंडेक्स, जिसको हम लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट के डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, IP डिवाइड बाई परसेंटेज लेस देन 2 माइक्रोन। वो कौन सा है? क्ले। तो एक्टिविटी हमेशा क्ले के लिए ही निकाली जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे रेंज की। अगर एक्टिविटी लेस देन 0.75 होगा तो उस सॉइल को इनएक्टिव सॉइल बोलेंगे, ठीक है। अच्छी खासी सॉइल है, कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। इफ एक्टिविटी ऑफ सॉइल लाइज 0.75 से 1.25 में लाई करेगी, इसकी मीडियम एक्टिविटी। एक्टिविटी का इनएक्टिव का मतलब क्या है? वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। जो सॉइल वाटर होल्ड नहीं करेगी तो उसमें पानी नहीं होगा। पानी नहीं होने से क्या होगा? देखो, जिस सॉइल में पानी होगा वो पानी की वजह से फुल जाएगी, स्वेल होगी, और जब ड्राई होगी वो सॉइल तो श्रिंक होगी। श्रिंकिंग और स्वेलिंग से क्या होगा? स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो अब बात करेंगे, अगर AC हुआ एक्टिविटी अगर ग्रेटर देन 1.25 होगी तो हमारी सॉइल एक्टिव होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी ऑफ मोंट मोरेलोनाइट देखा जाए तो वो 4 से ज्यादा है। एलाइट ये क्ले मिनरल है, ठीक है। इनके बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना है। सारा चीज बताया है एक 1 by 1 स्ट्रक्चर, इनकी थिकनेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन इनमें क्या क्या होता है, कैसे वाटर होल्ड करते हैं, सब कुछ। अब केलोनाइट क्या है? इसकी एक्टिविटी 1 से कम होती है। अब यहाँ पे वाटर कंटेंट मैंने आपको समझाया है, जैसे मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाय ड्राई मास इनटू 100, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट और मैंने लाया है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सॉइल और यहाँ से फाइनेस मॉड्यूलस। अगर फाइनेस मॉड्यूलस 2.2 से कम है तो वेरी फाइन सॉइल होगी। 2.2 से लेकर 2.6 तक वेरी करेगी तो हमारी सॉइल फाइन सॉइल कहलाएगी। 2.6 से 2.9 तो फाइनेस मॉड्यूलस सॉइल कौन सी? मीडियम सॉइल होगी। अगर फाइनेस मॉड्यूलस 2.9 से ज्यादा है तो कोर्स सॉइल होगी। फाइनेस मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, ठीक है। अगर फाइनेस मॉड्यूलस ज्यादा होगा, पार्टिकल साइज बड़ा होगा। आगे बात करते हैं GM, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो। GS होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल्स हमें दिया होता है, ये यूनिट वेट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय कोई भी मटेरियल हो, सॉइल हो, रेत हो, कुछ भी हो, डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब GM मास, तो मास का मतलब हुआ GD ड्राई, ठीक है। इसको हम GD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है गामा D डिवाइड बाई गामा वाटर। अब बात आ रही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ा है। अगर सैचुरेटेड यूनिट वेट हमें निकालना है लेकिन हमें वाटर कंटेंट दिया है, ड्राई डेंसिटी पता है, तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। गेट में इस फॉर्मूले के बेस में क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। अब अगला फॉर्मूला है जो ये मैंने आपको बताया, जनरल फॉर्मूला। एक इक्वेशन है इंपॉर्टेंट, ये जनरल इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, S इक्वल टू WG, इसको याद रखना। S हुआ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E हुआ पोरोसिटी, E हुआ वाइड रेशियो, इक्वल टू W हुआ वाटर कंटेंट, G हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दोनों बताया हुआ है। अब गामा सेट का दूसरा फॉर्मूला, नहीं ये मैंने बताया है ऑलरेडी, आई एम सॉरी। अब गामा सेट का यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है, जब हमें हमारी सॉइल ना सी वाटर के अंदर होगी, ठीक है। सी वाटर में हमें गामा सेट निकालना होगा सॉइल का। एक होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, उसकी यूनिट वेट होते हैं गामा W। एक होता है सी वाटर, उसका यूनिट वेट होता है गामा C। तो गामा सेट अगर C के केस में होगा तो क्या होगा? G गामा W प्लस SE, E हुआ नेचुरल वाटर कंटेंट, E हुआ नेचुरल वाइड रेशियो, इंटू गामा C डिवाइड बाई 1 प्लस E, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस में गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉइल मैकेनिक्स, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह लो, वो डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन सॉइल में उतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैंने लाया है। अब क्ले का साइज क्या होता है? 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होता है, ये याद रखना। सिल्ट की बात करेंगे, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन है, ठीक है। यहाँ पे फाइन सिल्ट, कोर्स सिल्ट और फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट और कोर्स सिल्ट का साइज दिया हुआ है, खुद देख लेना। सेन की बात करेंगे तो सेन का जो साइज है वो 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन है। 75 माइक्रोन जो ना, ये
इंटरफेस है बिटवीन फाइन सॉइल और कोरस सॉइल के बीच में, ठीक है। तो इसका सॉइल ये होता है, इनका ये फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्सर सैंड। ग्रेवल की बात करेंगे 4.75 mm से 80 mm तक वेरी करता है। कॉबल्स की बात करेंगे 80 mm से 300 mm, और बोल्डर्स का साइज ग्रेटर देन 3 mm होता है। अब ग्रुप इंडेक्स की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ग्रुप इंडेक्स एक अप्रोच है जिससे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। ये जनरली यूज करते हैं पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में सॉइल को चेक करने के लिए कि ये हमारे पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लायक है या नहीं, इस सॉइल के ऊपर हम अपना पेमेंट बना सकते हैं या नहीं, रोड बना सकते हैं नहीं। तो ग्रुप इंडेक्स एक फॉर्मूला है, GI होता है ग्रुप इंडेक्स। इसका ये फॉर्मूला है 0.2A प्लस 0.005AC प्लस 0.001BD। जब ये सारे ABCD का वैल्यू लगाएंगे तो ग्रुप इंडेक्स का कुछ वैल्यू आएगा 0 1 2 3 4, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से 20 तक आना चाहिए। 0 से कम नहीं आना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आया 0 से कम नेगेटिव में तो हम 0 लेंगे, और 20 से ज़्यादा आया तो हम 20 रखेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पे ABCD इनका वैल्यू। A का वैल्यू जो होता है ये P-35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा हुआ हम इसको 40 ही एज्यूम करेंगे। अब बात आ रही है P क्या है, तो P होता है परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन सीव से नीचे भी जो भी पार्टिकल गिरेंगे उनका परसेंटेज कितना, टोटल में से कितना गिर गया है। अब B की बात करेंगे P-15, B भी 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब C की बात करेंगे, C होता है LL लिक्विड लिमिट -40, और C का वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। D की बात करेंगे, ये IP प्लास्टिक इंडेक्स -10, इसका वैल्यू D का वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स ग्रेटर देन 20 ये मैंने लिखा है। अब बात करेंगे आगे, तो आगे क्या है ग्रुप इंडेक्स का, यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स है, यहाँ पे सॉइल है। अगर ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू हमें 0 से 2 के बीच में आया, 1 आया, 1.5 आया, तो सॉइल हमारी अच्छी खासी है, कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। जितना ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू कम आएगा तो उतनी सॉइल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ग्रुप इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, आई एम सॉरी। अब ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 2 से 5 तक लाई करेगा तो हमारी फेयर सॉइल है, ये भी चल सकती है, ठीक है। अब 5 से 10 में लाई करेगा तो पुअर सॉइल है, और 10 से 20 ये वेरी पुअर सॉइल है। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। अगर वाटर कंटेंट 35 से कम है, 35 से कम है, तो ये इनऑर्गेनिक सॉइल होगी और लो कंप्रेसिबल होगी, या कंप्रेसिबल भी कह सकते हैं या लो कंप्रेसिबल कह सकते हैं, ठीक है। लो कंप्रेसिबल को L से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर वाटर कंटेंट 50 से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा वाटर कंटेंट है, तो ऑर्गेनिक सॉइल होगी और हाईली कंप्रेसिबल होगी। हाईली कंप्रेसिबल को S से हम डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे, अगर लिक्विड वाटर कंटेंट 30 से 50 तक वेरी करेगा तो ये सिल्ट होगा, मॉडरेट कंप्रेसिबल होगा। मॉडरेट कंप्रेसिबल को M से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अगर वाटर कंटेंट 35 से कम होगा, कौन सी सॉइल होगी, लो कंप्रेसिबल आ गई। लो कंप्रेसिबल क्या है, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक है। अगर 35 से कम है तो इनऑर्गेनिक है। ये प्लास्टिक चार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस में गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगर 35 से 50 तक वाटर कंटेंट का वैल्यू लाई करेगा लिक्विड लिमिट का, तो ये देखो, ये प्लास्टिक चार्ट है, मैं समझाना भूल गया। एक्स एक्सिस में हम लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस में IP प्लास्टिक इंडेक्स। ये जितना भी 20, 35, 50 ये लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट मीन्स वाटर कंटेंट है, ठीक है। अब 20 से एक लाइन पास करके जाती, इस लाइन को बोलते हैं A लाइन, ठीक है। तो A लाइन की जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है ये है IP इक्वल टू 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, ये याद रखना, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ A लाइन, ठीक है। A लाइन के ऊपर जो है क्ले होता है, नीचे जो होता है सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ठीक है। अब 50 से ज़्यादा लिक्विड लिमिट होगी, वो सॉइल हाईली कंप्रेसिबल होगी। 35 से 50 तक मीडियम कंप्रेसिबल होगी M, और 35 से कम लो कंप्रेसिबल होगी। अब लाइन के ऊपर नीचे देखना है, जो लाइन के ऊपर आएगी वो क्ले होगी। अब देखो IP हुआ, इस IP को IP चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और IP होता है IP सॉइल। अगर हमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट सॉइल का दिया है तो I निकाल सकते हैं ना, IP लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अगर वो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट IP चार्ट से कम आया, जो 0.73 अभी हमने पढ़ा, लिक्विड लिमिट माइनस 20, ठीक है, तो उससे कम आया, सॉरी IP उससे ज़्यादा आया, तो सॉइल हमारी क्लेई होगी, मीन्स A लाइन के ऊपर हमारी सॉइल लाई करेगी। ये समझाया हुआ है
कैसाग्रेंडे इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बेस में हम सॉइल को क्लासिफाई कैसे करते हैं, उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से इस ए लाइन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसको कैसाग्रेंडे इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी बोलते हैं या खाली ए लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक होती है यू लाइन। ठीक है, यू लाइन होती है IP इक्वल टू 0.9 WL-8। ठीक है, अब बात करेंगे CU की। CU क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक पैरामीटर है जिससे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं कि ये वेल ग्रेडेड है, कोर्स ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है। ठीक है, क्यों ग्रेडिंग को चेक करते हैं? देखो, अगर हमारी सॉइल वेल ग्रेडेड है उसका मतलब होता है सॉइल में बड़े पार्टिकल भी हैं, मीडियम साइज के भी हैं और छोटे साइज के भी। देखो, अब यहाँ पे दो बड़े पार्टिकल ज्वाइन करके तो यहाँ पे खाली स्पेस रह जाता है। आप टेनिस बॉल ले लो, उनको ज्वाइन करते जाओ, तो ज्वाइन करोगे तो उनके बीच में वाइड आपको मिल जाएगा। तो इस वाइड्स में छोटे छोटे अगर पार्टिकल्स होंगे तभी तो ये फिल करेंगे इस वाइड को, वरना यहाँ वाइड का वाइड रह जाएगा। अगर सॉइल में वाइड रह गया तो सॉइल समझ लेना बहुत ही लो क्वालिटी की है, तो डेंसिटी सॉइल की कम होगी। इसलिए वेल ग्रेडेड सॉइल हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वेल ग्रेडेड सॉइल में हर किस्म के हर साइज के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम यूज करते हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए कि ये वेल ग्रेडेड है, कोर्स ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है। तो CU होता है D60/D10। अब D60 की बात करते हैं, एक ही बार समझाऊंगा, समझ लेना। D60 होता है हमारा 75 माइक्रोन CU है। सपोज 75 माइक्रोन CU से जितना परसेंटेज गिर गया, यहाँ पे हमने सॉइल 75 माइक्रोन CU से पास कर दिया। अब टोटल 1000 ग्राम में 600 ग्राम पास कर गया, तो ये 60% हो गया। ठीक है, अब जितना ये 60% सॉइल है, इस सॉइल के पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल्स का जो डायमीटर है ना उसको D60 से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना समझ लेना। D60 इज ए डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 60% फाइनर। D10 क्या होता है? इसको इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं। अगर 10% पास कर गया, अगर 100 ग्राम पास कर गया 1000 से, तो ये 10% हुआ टोटल का। तो इन 10% सॉइल के जो पार्टिकल्स का डायमीटर होगा उसको D10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो CU ये होता है। अब CC होता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन बोलो। ये होता है D30 होगा। अगर 30% पार्टिकल फाइनर हैं टोटल में, तो उस पार्टिकल का डायमीटर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय D10 इंटू D60। अब CU अगर 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का वैल्यू 1 होगा, तो सॉइल पुअरली ग्रेडेड होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा। उसमें सेम साइज के पार्टिकल होंगे, जब वो ज्वाइन होंगे तो वो गैप रह जाएगा, इसलिए पुअरली ग्रेडेड है। अगर CU का वैल्यू 4 से ज्यादा है तो सॉइल वेल ग्रेडेड होगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी। ठीक है, तो अच्छी खासी ग्रेवल है। CU का वैल्यू 6 है, 6 से ज्यादा है तो वेल ग्रेडेड सैंड होगा। अब बात करें CC की। CC को हम कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी बोलते हैं। अब अगर CC का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करता है तो वह वेल ग्रेडेड है, और 3 से ज्यादा है तो गैप ग्रेडेड है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या बचा है हमें क्लासिफिकेशन सॉइल में। देखो, ये क्ले मिनरलॉजी इसको बोलते हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल की बात की है मैंने। अभी आपको पहले ही बताया कि इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ इसको कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक से पाया जाता है। इसका फॉर्मूला, इसका जो थिकनेस साइज है, ठीक है, बॉन्डिंग कौन सी होती है, जैसे केलोनाइट, मोंटमोरेलोनाइट, बेंटोनाइट, एलाइट, उस वीडियो में अच्छे से समझाया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड परमेबिलिटी। इसमें कैपिलैरिटी भी ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर राइज H मैक्सिमम 4T डिवाइड बाई गामा W इंटू D। T होता है कोहेजन, D होता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, गामा W होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट वेट का सीधा फार्मूला लिखा है डेंसिटी इंटू G। ठीक है, अब एलन हेजन ने फार्मूला दिया H मैक्स, हाइट ऑफ वाटर रेज C डिवाइड बाई E। E होता है वाइड रेशियो, D10 हुआ इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बात है। बात क्या है? चेंज इन वाटर लेवल बिलो ग्राउंड रिजल्ट इन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बिलो वाटर टेबल। ए राइज इंक्रीजेस ये पोर वाटर प्रेशर म्यू एट ऑल एलिवेशन, thus decreases effective stress, and fall in water table produce increase in
इफेक्टिव स्ट्रेस। देखो ये मेरी वाटर लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ नीचे अभी वाटर लेवल यहाँ पे था, जब वाटर लेवल ऊपर रेज हो गया तो वाटर लेवल रेज होने से पानी ऊपर चढ़ेगा ना, तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि इसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस, सॉरी ये टोटल स्ट्रेस डेश नहीं है यहाँ पे, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो जब पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा। अब यही लेवल ऊपर से नीचे ड्रॉप करेगा। बात कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर की, ग्राउंड के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यही अब ड्रॉप होके यहाँ आएगा तो वाटर कंटेंट, सॉरी ये ड्रॉप होके नीचे आएगा तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वाटर नीचे आ रहा है, तो ये कम होगा तो ये इंक्रीज होगा। अब बात करेंगे ग्राउंड के ऊपर की, ये मेरा ग्राउंड है, इसके ऊपर अगर वाटर का लेवल इधर है फिर इधर ऊपर चढ़ गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसमें? इफेक्टिव स्ट्रेस में, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज कह लो, जो भी चेंज आएगा इनमें दोनों का सिमिलर आएगा। जब इन दोनों में सिमिलर चेंज आएगा ये कांस्टेंट रहेगा। वहीं यहाँ पे लिख के समझाया है, चेंज इन वाटर लेवल अबोव ग्राउंड डू नॉट चेंज इन इफेक्टिव सरफेस बिलो ग्राउंड, ठीक है। ए रेज अबोव ग्राउंड सरफेस इंक्रीजेस बोथ टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर बाय द सेम अमाउंट एंड हेंस नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इसका कंसेप्ट न्यूमेरिकल में अक्सर आ जाता है, इसीलिए लाया मैंने, ठीक है। मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सट्रैक्ट करके लाया है। अब यहाँ पे परमेबिलिटी, ठीक है, इसका जो यूनिट है, इसको परमेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के, जिसका यूनिट ये है सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्रेवल की बात करेंगे तो इसकी जो परमेबिलिटी वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। सैंड की बात करेंगे तो 1 से लेकर 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। सिल्ट की बात करेंगे तो 10⁻³ - 10⁻7। क्ले का ये तो ठीक है। तो ग्रेवल कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी फाइन ग्रेन सॉइल से ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी की रिलेशन क्या है? सीपेज वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी, ठीक है। अक्सर इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, इंपॉर्टेंट समझ लेना। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के फॉर्मूला है d² E³ / 1 + E। अब स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी kx हो जाता है या k हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जब वाटर फ्लो इस तरह करेगा, ठीक है। ये मेरी एक लेयर है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो वाटर फ्लो करेगा इस तरह, ये k1 k2 h1 h2, ठीक है। तो इस तरह फ्लो करेगा। तो उस टाइम क्या होता है, अगर 3 लेयर है तो k1 k2 k3 होगा, थिकनेस h1 h2 h3 होगा। तो फॉर्मूला kx = k1 × h1 k2 × h2 k3 × h3 डिवाइड बाय h1 + h2 + h3, ठीक है। अब सीरीज में होगा, ठीक है। मेरी ये सॉइल है, वाटर फ्लो यहाँ से होगा, पहले इस तरह हो रहा था पैरेलल में, अब वाटर फ्लो इस तरह हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली। तो नॉर्मली हो गया सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हो गया ये वाटर फ्लो करेगा तीनों लेयर में। तो सीरीज को kv से वर्टिकली फ्लो कर रहा है वाटर या ky, तो z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय z1 डिवाइड बाय k1 + z2 डिवाइड बाय k2 + z3 डिवाइड बाय k3। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, गेट में ईएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट की। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट परमेबिलिटी चेक करने के लिए एक मेथड है, ठीक है। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? कोरस सॉइल की परमेबिलिटी निकालने के लिए। तो K = VL HAT। V होता है वेलोसिटी, सॉरी V होता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम कलेक्ट किया पानी का, L हुआ लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, H हुआ हाइट, हेड H होता है हेड, A होता है एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, T होता है टाइम, ठीक है। उसके बाद फॉलिंग हेड का फॉर्मूला क्या है? ये फाइन सैंड को की परमेबिलिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। तो K = 2.303 A डिवाइड बाई स्मॉल ए होता है एरिया पाइप, ए होता है कैपिटल, ए होता है एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, एल हुआ लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, टी हुआ टाइम, लॉग ऑफ h1 डिवाइड बाय h2। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, लॉन ई नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, ये होता है 1 के बराबर, और ये लॉन ई किसके बराबर होता है? 2.303 log 10 E। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ था, मैं भी 10 मिनट में इसमें कंफ्यूज रहा था जब मैं पढ़ रहा था अपने कॉलेज टाइम में, ठीक है। उसके बाद कोजनी कार्बन इक्वेशन, ये एम्पेरिकल फार्मूला है के निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो के = अकॉर्डिंग टू कोजनी कार्बन। सो गाइस कुछ एम्पेरिकल फार्मूलास की बात करेंगे जिससे हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले कोजनी कार्बन। तो कोजनी कार्बन का फार्मूला है K = γW μ × e⁻³ डिवाइड बाय 1 + E d²। यहाँ पे म्यू होता है विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड।
ई होता है वाइड रेशियो, गामा डब्ल्यू हुआ यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी हुआ डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ए हुआ अब एलन हेजन इक्वेशन की बात करेंगे तो एलन हेजन ने बोला परमेबिलिटी हम निकाल सकते हैं के इक्वल टू 100 D10 स्क्वायर, D10 होता है इफेक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है, 100 कांस्टेंट है। उसके बाद कंसोलिडेशन इक्वेशन से भी हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं, के इक्वल टू CV, सी होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, गामा डब्ल्यू हुआ यूनिट वेट ऑफ वाटर, MV हुआ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। पेज इन फ्लो नेट, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले बात करेंगे पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है। पीजोमेट्रिक हेड को हम टोटल हेड भी बोलते हैं। ये होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को हम हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब प्रेशर हेड क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। प्रेशर हेड होता है, सपोज मेरा वाटर है यहाँ लेवल, इस लेवल तक मेरा पानी है, ठीक है, यहाँ से लेके इस लेवल तक मेरा पानी है, ठीक है। तो H होगी हाइट ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसी को बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रोडक्ट ऑफ हाइट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसके बाद H क्या होता है, हेड I इक्वल टू H बाई एल, H को हम IL लिख सकते हैं, वहीं लिखा है L के फॉर्म में, और P का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर का वैल्यू है ये इंटू एरिया कर दिया ये। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे IC, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एक होता है हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इजकल टू हेड लॉस अपॉन लेंथ, एक होता है IC क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज a रेशियो ऑफ submerged unit weight of soil divided by unit weight of water, or specific gravity -1 divided by 1 plus wide ratio, or G-1 specific gravity -1 into 1 minus porosity, ठीक है। फॉर सेंड IC इक्वल टू 1, तो IC क्या होता है, IC होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू 0। जब क्विक सेंड कंडीशन अकर होती है ना, उस टाइम जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। अब बात करेंगे G की, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.I प्लस 1, I होता है हेड लॉस, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में रिलेशन, ये पूछा गया एग्जाम में। अब बात यहाँ पे आ रही है, व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू 0 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बराबर होता है I के, जब इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 0 होगा, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस मीन्स सॉइल के इंटरग्रेन्युलर अट्रैक्शन इक्वल टू 0। उस टाइम क्या होता है, सॉइल फ्लो होने लगती है, पानी के साथ बहने लगती है क्विक सेंड कंडीशन में। रेंज ऑफ वाइड रेशियो बिटवीन विच क्विक सेंड कंडीशनिंग अकर इन कोहेजनलेस सॉइल ग्रेन्युलर सॉइल डिपॉजिट इज 0.6 to 0.7। हमेशा याद रखना, किले में कोहेसिव सॉइल इज कॉल्ड किले में कभी क्विक सेंड कंडीशन नहीं होता है, सैंड में होता है। वो क्यों होता है आप समझ लेना, उसके लिए अभी टाइम नहीं है। IC हुआ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रस्टिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसका दूसरा नाम। अब बात करेंगे यहाँ पे हम फ्लो नेट के बारे में। फ्लो नेट आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारे फ्लो लाइंस, ये हुआ पोटेंशियल लाइंस, ठीक है, इससे बनता है फ्लो नेट। एक इस चैनल इसको बोलते हैं फ्लो नेट, एक को बोलते हैं फ्लो चैनल, ठीक है, 2 फ्लो चैनल, 3 4 इस तरह। अब ND हुआ नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1। नंबर ऑफ फ्लो लाइन कौन से हुए, ये हुए फ्लो लाइंस, these are the flow lines, right, and these are equipotential lines which joins point of same potential, -1। number of flow channel equivalent to number of flow lines -1। flow lines कौन सी हुए, ये flow lines हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स होता है नंबर ऑफ पोटेंशियल लाइंस -1, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेंशियल लाइन फ्लो लाइन है या नंबर ऑफ पोटेंशियल लाइन है, या ये कंफर्म करना है एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हुआ डिस्चार्ज थ्रू फ्लो नेट। डिस्चार्ज थ्रू फ्लो नेट क्या होता है, के हेड, के हुआ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, H हुआ हेड, NF डिवाइड बाय ND, NF हुआ नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ND हुआ नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है। ये आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। आइसोट्रॉपिक सॉइल वो सॉइल जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद Q क्या होता है, Q फॉर एन आइसोट्रॉपिक सॉइल, वो K डैश H NF बाई ND। NF बाई ND ये याद रखना, ऊपर F होता है नीचे D होता है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और K डैश होता है अंडर ऑफ KX KY। KX होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन, जब पैरेलल टू
सॉइल होगा। जब फ्लो इज व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू सॉइल, के एक्स इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, के वाई जब सीरीज में है, फ्लो इज व्हेन फ्लो इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब एन डी होता है, एन डी इज ए नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, मैंने बता दिया। टोटल हेड डिवाइड बाय क्या होता है, हेड लॉस इन वन चैनल। ठीक है, देखो एच क्या होता है, एच होता है टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस, टोटल हेड ये कितना होगा, हेड थ्रू वन चैनल इनटू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। ठीक है, ये बात समझ गए यहाँ से आप। ठीक है, टोटल हेड होता है एक हेड इनटू नंबर ऑफ कितने ड्रॉप्स है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हैं इनटू वन हेड। ठीक है, अब यहाँ पे एन डी की बात आ रही है, वो एच अपॉन डेल एच होगा। डेल एच इज हेड लॉस थ्रू वन चैनल, ये होगा एच बाय डेल एच। अब डेल क्यू इज ए डिस्चार्ज थ्रू वन चैनल। ठीक है, वो होगा के एच बाई एन डी। ठीक है, उसके बाद सीपेज प्रेशर क्या होता है, पी एस गामा डब्ल्यू इंटू एच नेट। एच नेट होता है एच माइनस डेल एच इंटू एन डी। आई एग्जिट, एग्जिट ग्रेडियंट होता है एग्जिट ग्रेडियंट होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर डेल एच बाई एल। अब बात आ रही है इंपॉर्टेंट चीज की, हेड लॉस की अभी मैंने समझाया, एन डी इंटू हेड थ्रू वन चैनल, और हेड थ्रू वन चैनल इक्वल टू एच अपॉन एन डी। तो ये था गाइज ऑल अबाउट क्या सॉइल मैकेनिक्स के रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उसके हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे, शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया आपको मेंशन कर देना, आपको बताया जाएगा। अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल में नहीं तो नए सब्सक्राइब करके जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं रिमेनिंग पार्ट लेके। टिल देन यू टेक केयर।